हिंदी अध्याय 296 विस्तार आए। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। एक ही विचार से अपने भीतर की मूल ऊर्जा को उजागर करते हुए माइकल ने साधारण समनिंग स्क्रॉल को अपने अंदर समा लिया और एक झटके में उनकी मुहरें तोड़ दी। अगले ही क्षण हजारों समनिंग स्क्रॉल स्वतः ही हवा में उठ उठे। वे माइकल के चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे मानो वह तूफान का केंद्र हो और फिर समनिंग गेट की ओर बढ़ गए। समनिंग स्क्रॉल समनिंग गेट के ऊर्जा भंडार में समा गए, जिससे सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न हुई जो प्रत्येक अतिरिक्त समनिंग स्क्रॉल के प्रवेश करने के साथ साथ तीव्र होती गईं। अपने नए प्रजाजनों के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए माइकल की धड़कन तेज हो गई और उसके भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। इस पूरे समय उसका चेहरा शांत और संयमित बना रहा, जो उसकी आंतरिक भावनाओं से बिल्कुल विपरीत था। कुछ मिनटों के अंतराल के बाद समनिंग गेट में उसके बुलावे की पहली रूपरेखा बनने लगी। ऊर्जा के कुंड से ताराहीन सम्मन निकलने लगे। माइकल की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि दर्जनों नए सम्मन एक के बाद एक कई मिनटों तक प्रकट होते रहे, जब तक कि नए बुलाए गए ताराहीन सम्मनों का प्रवाह रुक नहीं गया। ऊर्जा के कुंड से 10,000 से अधिक ताराहीन सम्मन्स प्रकट हुए थे, जो माइकल के क्षेत्र में भ्रमित होकर इधर उधर देख रहे थे। वे सहज रूप से अपने स्वामी और स्वामी को पहचान सकते थे, और यह भी कि उत्पत्ति विस्तार के भीतर मरने के बाद उनका सम्मन्स के रूप में पुनर्जन्म हुआ था, लेकिन बस इतना ही। हमारे नए मित्रों का स्वागत करो और उन्हें सब कुछ समझाओ, माइकल ने अपने बगल में खड़े अपने वरिष्ठ साथियों को निर्देश दिया। वे तुरंत आगे बढ़े और नए समन्स का स्वागत किया। पहले सदस्य के अपने नए दोस्तों का स्वागत करने के बाद अन्य लोग भी अपने नए सदस्यों को व्यवस्थित होने में मदद करने और काम को समान रूप से साझा करने के लिए शामिल हो गए। इस बीच माइकल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। समनिंग गेट के वलय पर स्थित पहला तारा तेजी से चमकने लगा, जिससे संकेत मिला कि अब ऊर्जा भंडार से एक स्टार समन प्रकट होंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया, जब तक कि एक स्टार समन के पहले बैच समनिंग गेट के धातु के चबूतरे पर नहीं आ गए। वे एक एक करके प्रकट होते गए और उनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। माइकल को उनके पेशे के बारे में तुरंत पता चल गया, क्योंकि उनके पेशे का नाम और उम्र जैसी सूक्ष्म जानकारी उसके दिमाग में उभरने लगी थी। वफादारी के बंधन बन गए, हजारों की संख्या में, लगभग एक साथ। सामान्य परिस्थितियों में इतनी अधिक जानकारी के कारण माइकल को तेज सिरदर्द हो जाता, लेकिन सीसुरियम मेंटा तकनीक के दूसरे चरण तक पहुंचने और लक्सार्टा लाइब्रेरी के ज्ञान को अपने दिमाग में निकालने, संसाधित करने और संग्रहित करने की भयावह प्रक्रिया से गुजरने के बाद माइकल का दिमाग जानकारी को पचाने में कहीं अधिक कुशल और मजबूत हो गया था। माइकल के दिमाग ने अपने नए बुलावे के बारे में आ रही सूचनाओं को तुरंत ग्रहण कर लिया ताकि उन्हें ठीक से संग्रहित और आत्मसात किया जा सके। लगभग 701 सितारा समन और करीब 12,000 बिना सितारे वाले समन। अनुपात काफी खराब है, लेकिन योद्धा ज्ञान औषधि के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, माइकल ने सोचा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके क्षेत्र का अधिकांश भाग बिना सितारे वाले समन से भरा हुआ था या एक सितारा समन से। माइकल के लिए वे सभी असाधारण रूप से मूल्यवान थे। माइकल ने 28 मिथिक समनिंग स्क्रॉल्स पर एक नज़र डाली और अपनी मूल ऊर्जा को एक बार फिर मुक्त किया। अधिकांश लॉर्ड्स कभी भी माइकल जितने मिथिक समनिंग स्क्रॉल्स एकत्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन माइकल इस समय खुश नहीं हो सकता था। मिथिक समनिंग स्क्रॉल असाधारण थे, ये तो स्पष्ट था। हालांकि माइकल को यह भी अच्छी तरह याद था कि पिछली बार उसने अपने भाई मास्क सेबर को उन्हीं स्क्रॉल में से एक से बुलाया था। अगर उसे ये भी पता होता कि वह अब अपने भाई को नहीं बुला सकता, तो अगर उसे किसी परिचित को बुलाना पड़े तो वह क्या करता? अगर वह अपनी बहन को बुलाता तो क्या होता? किसी मृत परिचित को बुलाना अनसुना था। इसकी संभावना इतनी कम थी कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता था। और माइकल के लिए, जिसके पास वन कल्पित बॉनो को बुलाने की उच्च संभावना थी, अपनी बहन को बुलाने की संभावना वास्तव में बहुत कम होनी चाहिए थी। लेकिन इससे फॉन वंश के अभिशाप की अप्रत्याशितता को नजरअंदाज कर दिया गया। माइकल की उम्र अभी 19 साल भी नहीं हुई थी, यानी लॉर्ड बने हुए उसे पूरा 1 साल भी नहीं बीता था। फिर भी उसने फॉन परिवार के पहले पूर्वज क्लीव फेनरर और उसके भाई को बुला लिया था। क्या अपने परिवार के किसी और सदस्य को बुलाना वाकई इतना असंभव था? माइकल वास्तव में इस बारे में निश्चित नहीं था, और इस बात ने उसे जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरा दिया। उसे अपने धड़कते दिल को शांत करने, पौराणिक आह्वान स्क्रॉल को अपनी मूल ऊर्जा से घेरने और उनकी सुनहरी मुहरों को तोड़ने में 2 मिनट लगे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। काले पन्ने धीरे धीरे खुले और उनके भीतर लिखे जटिल सुनहरे अक्षर दिखाई दिए। अंदर के अक्षर समझ से परे थे, एक ऐसी भाषा में लिखे गए थे जिसे केवल इच्छाशक्ति ही समझ सकती थी।
आह्वान द्वार के ऊर्जा कुंड के खिंचाव बल द्वारा अंदर खींच लिए जाने से पहले वे तेजी से चमकने लगे। जब माइकल असाधारण क्षमता वाले महान समन से पुरस्कृत होने के लिए मिथिक समनिंग स्क्रॉल की प्रतीक्षा कर रहा था, तब उसने वफादारी के लिंक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और यह समझने की कोशिश की कि वे उसके सोलर ट्रेड्स की आत्मा शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं। कम निष्ठा वाले संबंधों की आत्मा शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती थी, लेकिन यदि हजारों निष्ठा संबंध एक साथ बन जाते तो अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इसके अलावा अधिकांश संबंधों के निष्ठा संबंध शीघ्रता से मजबूत होते थे। एक बार जब उन्हें यह एहसास हो जाता था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है और उनके स्वामी उनकी भलाई, शिक्षा और प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं, तो उनके निष्ठा संबंध तेजी से मजबूत होते जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आत्मा शक्ति में अधिक वृद्धि होती थी। माइकल प्रतीक्षा करते हुए शांत और संयमित दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दाहिने पैर की एड़ी जमीन पर बेचैनी से थपथपा रही थी, जिससे उसकी घबराहट जाहिर हो गई। इस तरह का व्यवहार मानवीय था और इससे नए समन्स को राहत मिली, जो अपने स्वामी के शक्तिशाली व्यक्तित्व और प्रभाव से भयभीत थे। वे जल्दी ही समझ गए कि वह उनके सामने केवल शांत और बेपरवाह दिखने का प्रयास कर रहा था। समनिंग गेट के धातु के छल्ले की सतह पर एक दूसरा तारा बना और दूसरे सामूहिक सम्मन के पहले 2 स्टार सम्मन ऊर्जा पूल से बाहर निकले। एक के बाद एक नए 2 स्टार समन समनिंग गेट से बाहर निकले और उनमें से प्रत्येक के निकलने से माइकल की दाहिनी भौं थोड़ी और ऊपर उठती चली गई। उनमें से आधे अर्धमानव हैं, माइकल ने आश्चर्य से बुदबुदाते हुए कहा। मैंने पहले कभी इतने सारे अर्धमानवों को नहीं बुलाया था। ऊर्जा के कुंड से एक के बाद एक निकले 23 2 स्टार समन्स में से 1 दर्जन डेमी ह्यूमन थे। शेष 2 स्टार समन्स में से 5 फॉरेस्ट एल्व्स थे और केवल 6 ह्यूमन समन्स थे। अनुपात थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन माइकल ने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। अधिकांश अर्धमानवों में कमोबेश उपयोगी नस्लीय गुण थे। जब तक वह उनका उपयोग कर सकता था, 2 स्टार अर्धमानव उसके क्षेत्र के लिए मूल्यवान संपत्ति बन सकते थे। इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि इतने सारे अर्धमानव अचानक उसके क्षेत्र में क्यों प्रकट हो गए, जबकि वह एक मानव लॉर्ड था जिसके पास 1 एल्फ समनिंग कोर था, लेकिन शिकायत करने का भी कोई कारण नहीं था। आखिरकार उसका पहला प्रजाजन टाइगरफोल्क का एक जागृत प्राणी था। असल में उसके इलाके में कुछ भी समझ में नहीं आता था। आज के सामूहिक आह्वान में मिले 2 स्टार समन भी काफी भ्रामक थे। मानव समन में 1 पुजारी, 2 डॉक्टर और 3 मास्टर शेफ शामिल थे। वहीं 1 कल्पित बोनों में 2 जादूगर और 3 वन फुसफुसाने वाले शामिल थे। फॉरेस्ट विस्परर, फॉरेस्ट एल्वेन का मानव स्काउट का उन्नत संस्करण था, बस कई गुना बेहतर। माइकल इससे काफी संतुष्ट था। फिर भी ये बात काफी हैरान करने वाली थी कि 2 स्टार मानव समन और फॉरेस्ट एल्वेन समन में से कोई भी लड़ाकू नहीं था। वहीं दूसरी ओर सभी दर्जन 2 स्टार डेमी ह्यूमन लड़ाकू थे। 2 अर्धमानव वुल्फ बरसेरकर थे, 5 उन्मादी रैबिट आर्चर थे और 5 अन्य शैडो पैंथर हत्यारे थे। उनके पेशे के नामों से पता चलता था कि वे किस प्रकार के अर्धमानव थे, और उनकी वफादारी की कड़ियों से मिली थोड़ी सी जानकारी ने उन्हें उनकी शक्तियों और क्षमता के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान की। पहले तो माइकल थोड़ा अचंभित रह गया, लेकिन जल्द ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये अर्धमानव वाकई बहुत शक्तिशाली और प्रतिभाशाली थे। जैसे ही माइकल ने अपने सामने मौजूद नए सम्मन पर ध्यान केंद्रित किया, सम्मन गेट के धातु के छल्ले पर एक तीसरा तारा बन गया। जब माइकल ने महसूस किया कि ऊर्जा के भंडार से 5 3 स्टार समन बाहर निकल आए हैं, तो उसका ध्यान समनिंग गेट की ओर चला गया। एक जानी पहचानी चीख सुनकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने हैरानी और उम्मीद से भरे स्वर में समनिंग गेट की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि आज वह काफी भाग्यशाली था। माइकल उस समय सुखद रूप से आश्चर्यचकित रह गया जब उसने समनिंग गेट के बाहरी इलाके में एक परिचित चीख गूंजती हुई सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और हल्की सी मुस्कान दी। आज का दिन अच्छा था। एक विशालकाय बाज, माइकल ने चुपचाप सोचा, तभी उसकी दृष्टि में हरे पंखों वाला एक विशालकाय बाज प्रकट हुआ। यह इकारस से थोड़ा छोटा था और इसके पंखों में एक अनोखी चमक थी, जो इसके लिंग का स्पष्ट संकेत थी। यह विशाल चील मादा थी। मानो इकारस को एहसास हो गया हो कि माइकल उसके बारे में सोच रहा है, तभी विशालकाय चील आह्वान द्वार के ऊपर प्रकट हुई। वह नीचे उतरी और छोटे हरे पंखों वाले विशालकाय चील के सामने आकर उससे भी जोर से चीखी। छोटे बाज ने अपने पंख जितना हो सके उतना फैला दिए और सभी लोग उत्सुकता से उन्हें देखते रहे, इस डर से कि कहीं दोनों में लड़ाई न हो जाए। हालांकि छोटे बाज ने अपना सिर झुकाया और इकारस को प्रणाम किया।
माइकल और आसपास मौजूद समन्स सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर थोड़े स्तब्ध रह गए, लेकिन माइकल को जल्दी ही समझ आ गया कि अभी अभी क्या घटित हुआ है। चूंकि अब हमारे पास एक नर और एक मादा ग्रेटर ईगल है, हो सकता है भविष्य में हमें ग्रेटर ईगल्स के लिए एक घोंसला बनाना पड़े। शायद मैं ग्रेटर ईगल्स सेना का सरदार बन जाऊं, उसने मजाक करते हुए कहा और फिर अपना ध्यान उन अन्य 3 स्टार समन्स की ओर मोड़ दिया जो एक एक करके समनिंग गेट से बाहर आ रहे थे। एक भी 3 स्टार ह्यूमन समन नहीं हुआ, लेकिन माइकल को इसकी कुछ हद तक उम्मीद थी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया था कि आज उसका समन करने का अनुपात असामान्य होगा, और ऐसा ही हुआ। वहां एक इंसान की जगह एक वन एल्फ, एक अर्धमानव, एक और राक्षस और एक फे मौजूद थे। वन एल्फ एक 3 स्टार मास्टर एन्चेंटर था और अर्धमानव राइनोफोल का एक मिथिक इंजीनियर था। इसी बीच फे एक नन्हा सा, कुछ इंच ऊंचा, इंसान जैसा प्राणी था। वह माइकल की ओर झपटा और शरारती हंसी हंसते हुए उसके सिर पर थपथपाया। फे के चेहरे की बनावट कोमल और अलौकिक थी, और उसके चारों ओर एक चंचल आभा थी जो मानो उसके पूरे अस्तित्व से निकल रही थी। उसका शरीर पतला और सुडौल था, जिसे उसकी पीठ से निकले कोमल पंखों ने और भी निखार दिया था। उसके पंख तितलियों के पंखों जैसे थे और इंद्रधनुषी रंग के थे, जो प्रकाश को मंत्रमुग्ध कर देने वाले ढंग से प्रतिबिंबित करते थे। उसके लंबे चांदी जैसे बाल थे जो ऐसे लहराते थे मानो हवा का सार उस नन्ही परी के साथ खेलना चाहता हो। वो एक पिक्सी थी, सटीक कहें तो एक वन पिक्सी। माइकल को जल्द ही किसी पिक्सी को बुलाने की उम्मीद नहीं थी। अधिकांश रिपोर्टों में कहा गया था कि उन्हें बुलाना दुर्लभ था, और कुछ लॉर्ड्स को तो अपने समनिंग गिट को इंटरमीडिएट रैंक तक अपग्रेड करने के बाद भी एक भी पिक्सी नहीं मिली थी। पिक्सियों के चारों ओर एक जादुई आभा थी जो आसपास के वातावरण को प्रभावित करती थी। वे स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती थीं, जिससे लॉर्ड्स अपने क्षेत्र में ऊर्जा से भरपूर वातावरण बना पाते थे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती थी। उनका अस्तित्व प्राकृतिक जगत के रहस्यों को समाहित करता था, जिससे आसपास के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का विकास तेजी से होता था। जहां तक उसके द्वारा बुलाए गए आखिरी 3 स्टार मॉन्स्टर की बात है, माइकल ने पहले तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वफादारी के बंधन के माध्यम से जब थोड़ी सी जानकारी उसके दिमाग में आई, तभी वह उस मॉन्स्टर की पहचान कर पाया। वह दानव वन परी से भी छोटा था। उसका शरीर पतला और कमर संकरी थी, और उसके पेट पर विशिष्ट काली और पीली धारियां थीं। ये निशान संभावित शिकारियों के लिए चेतावनी का काम करते थे, क्योंकि ये दानव की शक्तिशाली डंक से अपनी रक्षा करने की क्षमता को दर्शाते थे। उसके 2 जोड़ी पंख, 6 पैर और एक बड़ा सुनहरा डंक था जो खतरनाक ढंग से चमकता था। उसने जिस राक्षस को बुलाया वह एक 3 स्टार गोल्डन स्टिंगवास्प था। ये बहुत छोटा था और देखने में ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था। हालांकि इसकी आंखों में दिखाई देने वाली बुद्धिमत्ता की झलक से पता चलता था कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं था और इसे इतना ऊंचा दर्जा मिलना उचित था। मेरे नन्हे दोस्त, तुम क्या कर सकते हो? माइकल ने पूछा। तभी उसने देखा कि एक ततैया अपना डंक उसकी ओर ताने हुए है। उसने ऊर्जा का एक विस्फोट छोड़ा जो उसके डंक की प्रतिकृति जैसा लग रहा था। माइकल डंक से बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वास्तव में उसे ऊर्जा डंक से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऊर्जा डंक माइकल को लगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ सेकंड तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उसने अपनी सबसे छोटी आज्ञा को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लेकिन जैसे ही माइकल को यह संदेह होने लगा कि गोल्डन स्टिंगवास्प एक धोखेबाज है, तभी कुछ चमत्कारिक घटना घटित हुई। माइकल और गोल्डन स्टिंगवास्प ने अपनी जगहें बदल लीं। माइकल अपनी शुरुआती जगह से गायब हो गया और इकारस के बगल में फिर से प्रकट हुआ। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अगले ही पल गोल्डन स्टिंगवास्प हवा में और ऊपर उड़ गई। वह एक पेड़ की शाखा पर उतरी और फिर से अपनी जगह बदल ली। पलक झपकते ही माइकल शाखा पर उतर गया, जबकि गोल्डन स्टिंगवास्प इकारस के ठीक बगल में था। राप डी अल्फा एस नोवेल सीओमाइक्रोन एम दूरस्थानीकरण। ये तो ऊर्जा डंक से घायल हुए व्यक्ति के साथ स्थान बदलने जैसा है। ये तो अद्भुत है, माइकल ने पेड़ की शाखा से कूदते हुए कहा। मुझे दिखाओ कि तुम और क्या कर सकते हो। माइकल ने अगले 10 मिनट गोल्डन स्टिंगवास्प की शक्तियों का परीक्षण करने में बिताए। ये केवल उसी लक्ष्य के साथ स्थान बदल सकता था जिस पर इसने ऊर्जा डंक से प्रहार किया हो। प्रत्येक स्थान परिवर्तन के लिए मूल ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, लेकिन जब तक लक्ष्य पास में होता था खपत बहुत अधिक नहीं होती थी। ऊर्जा डंक का प्रभाव 10 मिनट के बाद समाप्त हो जाता था। इसलिए गोल्डन स्टिंगवास्प को 10 मिनट के भीतर स्थान बदलना आवश्यक था।
लेकिन ये बिल्कुल ठीक था। लगातार जगह बदलते रहने से तबाही मचाने के लिए 10 मिनट काफी थे। परीक्षण पूरा होने के बाद माइकल समझ गया कि गोल्डन स्टिंगर वास्प आज तक प्राप्त किया गया सबसे अच्छा समन था, बेशक फॉरेस्ट पिक्सी के साथ साथ। फॉरेस्ट पिक्सी और गोल्डन स्टिंगर वास्प दोनों के पास अनोखी क्षमताएं थीं। इसका मतलब यह नहीं था कि ग्रेटर ईगल, 3 स्टार एन्चेंटर या मिथिक इंजीनियर बेकार थे। बात सिर्फ इतनी थी कि पिक्सी और वास्प में कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं थीं जो प्रतिद्वंद्वी को चकमा देने में काम आ सकती थीं। अब जबकि सभी सम्मन स्क्रॉल का उपयोग हो चुका था और सम्मन की जानकारी नोट कर ली गई थी, माइकल को उसके सेवक से एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई। महाराज, ये रिपोर्ट प्रस्तुत है। कृपया दूसरा और तीसरा पृष्ठ भी देखें। दूसरे पृष्ठ में आपके लॉर्ड रिफ्ट में रहने और चोटों से उबरने के दौरान प्राप्त दैनिक आदेशों की विस्तृत रिपोर्ट है। तीसरा पृष्ठ आपको क्षेत्र के विकास और जनसंख्या का स्पष्ट संकेत देगा। हमने सेना की ताकत, सभी सैनिकों का व्यक्तिगत पदक्रम और कुल जनसंख्या का आकलन किया है, सेवक ने हल्के से झुकते हुए कहा और फिर आगे कहा, तीसरे पृष्ठ की जानकारी आज के आदेशों को शामिल करने के लिए अपडेट कर दी गई है। माइकल ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह इस बात से खुश था कि कर्मचारी अपने काम में बहुत ही सावधानी बरतता था। माइकल ने बिना सोचे समझे दूसरा पृष्ठ खोल दिया। उसे आज के आह्वान की संख्या का अंदाजा था, इसलिए दूसरा पृष्ठ उसके लिए अधिक रोचक था। उसके पास 3 सम्मनिंग कोर थे जिन्हें कई बार निष्कर्षण द्वारा शुद्ध किया गया था, और लॉर्ड रिफ्ट के खुलने के बाद से ओरिजिन एक्सपेंस में लगभग 8 सप्ताह बीत चुके थे। इसका मतलब है कि सम्मनिंग गेट के दैनिक सम्मन के माध्यम से 168 सम्मन बुलाए जाने चाहिए थे। प्रभु के प्रभु दरार में प्रस्थान करने के बाद से दैनिक आह्वान की सूची 119x1 स्टार समन, 12x अप्रेंटिस एन्चेंटर, 9x अप्रेंटिस ब्लैकस्मिथ, 25x वॉरियर्स, 9x असैसिन्स, 49x2 स्टार समन, 8x बर्सर्कर्स, 5x नाइट्स, 4x फॉरेस्ट एलविंड शार्पशूटर। माइकल को 2 स्टार समन्स की इतनी अधिक संख्या देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पहले से ही इतनी संख्या की उम्मीद थी। आखिरकार उसके समनिंग कोर अत्यंत उच्च शुद्धता के थे। यह तो स्वाभाविक ही था कि उसके समनिंग कोर की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उसके दैनिक समन्स में अधिक शक्तिशाली, कुशल और साधन संपन्न समन्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। फिर भी यह देखकर अच्छा लगा कि एक्सट्रैक्शन एक बार फिर उपयोगी साबित हुआ। यह एक बेहतरीन दीर्घकालिक निवेश था और इससे माइकल की समनिंग कोर इकट्ठा करने की इच्छा और बढ़ गई। दुर्भाग्यवश बड़ी मात्रा में इन्हें खरीदना बहुत महंगा था। एक भी समनिंग कोर खरीदने के बजाय हजारों समनिंग स्क्रॉल खरीदना और प्रशिक्षकों, योद्धा, ज्ञानवर्धक औषधि और अन्य साधनों का उपयोग करके उसके समन्स को प्रशिक्षित करना और एक स्टार योद्धा बनाना बेहतर था। किसी न किसी तरह से माइकल संतुष्ट था। वह अंतिम पृष्ठ पर गया और उसने अपने क्षेत्र की जनसंख्या और अपनी सेना की युद्ध क्षमता के मूल्यांकन पर एक नज़र डाली। जैसे ही माइकल की नज़र अंतिम पृष्ठ पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, ओहो, तीसरे पृष्ठ पर बने चार्टों में माइकल की बहुत रुचि थी। उन्हें बहुत बारीकी से बनाया गया था, जिससे माइकल को स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि उस क्षेत्र की सेना कितनी बड़ी थी और जनसंख्या के मामले में उस क्षेत्र का कितना विस्तार हुआ था। ये बहुत रोचक था और इसने माइकल को काफी देर तक बांधे रखा, क्योंकि वह सारी जानकारी को समझने के लिए धीरे धीरे चार्ट पढ़ता रहा। क्षेत्रीय जनसंख्या चार्ट 36031 एक्सटाले समन्स 55% M, 45% W, 16,532 सबसे निचले स्तर के बिना, 8,539 निम्न स्तर के बिना, 5,973 मध्य स्तर के बिना, 3,317 अंतिम स्तर के बिना, 1,502 उच्चतम स्तर 0, 168 सबसे निचले स्तर -1। 2648x1 स्टार समन्स 55% टिलेस 45% टिया 1 19x आर्किटेक्ट 3x लेसर टैमर 236x क्राफ्ट्समैन 127x गार्डनर 119x पॉटर 111x आर्टिस्ट 86x टेलर्स 5x पबोनर 3x फाइनेंशियल मैनेजर्स 30x वीवर 3x सर्वेयर्स 121x मेसन्स 85x लाइब्रेरियन 249x कुक्स 123x कारपेंटर्स 94x स्कॉलर्स 39x एल्केमिस्ट अप्रेंटिस 25x एन्चेंटर नोविस 207x ब्लैकस्मिथ अप्रेंटिस 20x बोटेनिस्ट 415x वॉरियर्स 203x आर्चर्स 2x एरो क्रॉसबोमेन 156x स्पीयरमैन 4x कैवलरी राइडर 64x वैनगार्ड 78 हत्यारे 21 प्रशिक्षणरत शूरवीर 133x2 स्टार समन 10% टिलेस 90% टिया 1 8x डॉक्टर 1x आर्किटेक्ट 5x वेपनस्मिथ 6x एक्सपर्ट ब्लैकस्मिथ 3x एक्सपर्ट टेलर
1x टैमर, 1x ओल्ड लाइब्रेरियन, 8x एक्सपर्टल केमिस्ट, 3x मर्चेंट, 3x मास्टर शेफ, 6x एन्चेंटर, 2x प्रीस्ट, 1x एरियल स्काउट ईगल फोल्क, 1x कुरियर स्पीडस्टर रैबिट फोल्क, 17x नाइट्स, 25x बर्सेरकर्स, 11x फॉरेस्ट वॉकर, 2x वुल्फ बर्सेरकर, 5x फ्रेंजी रैबिट आर्चर, 5x शैडो पैंथर असैसिन्स, 14x शार्प शूटर, 3x फॉरेस्ट विस्परर, 1x समरनर, 1x अर्थ मेज, 8x स्ट्रीट स्टार समन। नई इकाइयां इक्वल्स टिलेस, अन्य इक्वल्स टिया 1x स्टार कुक, 1x मास्टर एन्चेंटर, 1x मिथिक इंजीनियर राइनोफोल्क, 1x अर्थ एलिमेंटल मेज, 1x वाटर एलिमेंटल मेज, 1x मास्टर अल्केमिस्ट, 1x बॉटनिक मैजिशियन, 1x ट्रैकर, 1x फोर्थ स्टार समन पीक टिया 1x नेचर स्पिरिट, 6x अवेकेंड 100% टिया 2, 1x सिल्वर फैंग टाइगर फोल्क, 5x फॉरेस्ट एल्व्स, 82 पालतू राक्षस, 73 बिलरॉक्स, 1 सन डैमोस जोड़ 673 ब्लड और डेमन मंकी, 4 स्टार घोड़े, 1-2 स्टार भारी कवच वाला हाथी, 1-3 स्टार गोल्डन स्टिंगर वास्प, 2-3 स्टार ग्रेटर ईगल, 1-3 स्टार फॉरेस्ट पिक्सी। शुरू में माइकल उन सभी संख्याओं को देखकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने जल्दी ही उन्हें समझ लिया। असल में यह उतना मुश्किल नहीं था। उसे दी गई जानकारी को समन की स्टार रेटिंग, मॉन्स्टर्स और अवेकेंड के आधार पर स्पष्ट रूप से अलग अलग किया गया था। 2 बार पढ़ने के बाद माइकल ने जानकारी को सफलतापूर्वक अपने दिमाग में बिठा लिया था। अब युद्ध चार्ट। मुझे आश्चर्य है कि मेरे अधीनस्थों ने इस क्षेत्र की सैन्य क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया होगा, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा, और उसका ध्यान दूसरे चार्ट पर चला गया। लड़ाई चार्ट। कुल लड़ाकों की संख्या 1714, 459 एक्सटीएस 0, 1249 एक्सटीएस 1, 6 एक्सटीएस 2। आकार। लघु सेना। लड़ाकू इकाइयों के प्रकार: अग्रिम पंक्ति, हत्यारा सेना, टोही सेना, हाथापाई सेना, रेंजर सेना, घुड़सवार सेना, बंदर सेना, राक्षस इकाई। अग्रिम पंक्ति की इकाई: 21 प्रशिक्षणरत शूरवीर, 64 अग्रिम पंक्ति के सैनिक। घुड़सवार सेना, 4 घुड़सवार सैनिक। अल्पविराम। अल्पविराम। बंदर सेना, टियर 2 मंकी किंग सन डेमो 673 एक्सपी, टियर 1 ब्लड ओथ डेमन मंकी। राक्षस, भारी कवचधारी हाथी, मध्य स्तर 1 ग्रेटर ईगल, इकारस शिखर स्तर 1 ग्रेटर ईगल, नया सबसे निचला स्तर रहित, गोल्डन स्टिंगर वास्प, नया सबसे निचला स्तर रहित। दूसरा चार्ट पढ़ते ही माइकल का दिमाग चकरा गया। चार्ट बहुत विस्तृत था, लेकिन माइकल हर जानकारी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने केवल अपने सैनिकों के रैंक और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उसके पास कुल मिलाकर लगभग 1700 सैनिक ही थे। एनर्जी नरिशिंग पिल, बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल और वॉरियर एनलाइटनमेंट पोशन की मदद से 2000 से अधिक लड़ाकों की संख्या तक पहुंचना और 1 महीने के भीतर सभी को प्रथम स्तर तक पहुंचाना काफी आसान होना चाहिए। 1 महीने में कुछ शीर्ष प्रथम स्तर के लड़ाके दूसरे स्तर तक भी पहुंच सकेंगे। कम से कम ब्लड ओथ डेमन मंकीज तो दूसरे चरण तक पहुंच ही जाएंगे। उनमें से कुछ। अपनी सेना और जनसंख्या के बारे में जानकारी के आधार पर माइकल यह अनुमान लगा सकता था कि उसकी सेना कितनी तेजी से बढ़ सकती है और शक्तिशाली हो सकती है। औषधियों और गोलियों के माध्यम से शारीरिक शक्ति में वृद्धि और उनके स्तर में उन्नति का अर्थ था कि माइकल उन्हें विशिष्ट शारीरिक परिष्करण तकनीकों का उपयोग करके प्रशिक्षित कर सकता था। विशेष शारीरिक परिष्करण तकनीकों के साथ कुछ विशिष्ट मांसपेशी समूहों पर ध्यान केंद्रित करना हर समन को भारी भरकम शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने से कहीं बेहतर था। आखिरकार जादूगर अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं होते, जबकि तीरंदाज अपनी चपलता और निपुणता पर निर्भर करते हैं। भारी भरकम शरीर से वास्तव में तीरंदाजों को ही सबसे अधिक समस्या होती। ये तथ्य स्पष्ट था, फिर भी माइकल ने सब कुछ लिख लिया। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट की और अपनी अधिकांश संपत्ति अपनी सेना और अन्य प्रजा पर खर्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आखिरकार उसकी प्रजा, विशेषकर उसकी सेना, उसकी युद्ध क्षमता का मुख्य स्रोत थी। उनका पोषण करना स्वयं को सशक्त बनाने के समान था। लाक्सार्टा पुस्तकालय में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए माइकल कुछ विशेष गुप्त तकनीकें प्रदान कर सकता था, अनूठे सुझाव और तरकीबें साझा कर सकता था और अपने समझ की मदद उन तरीकों से कर सकता था जितना उसने पहले सोचा था। जब माइकल ने अपनी टू डू लिस्ट के बारे में नोट्स बनाना समाप्त कर लिया, तो उसे सूचित किया गया कि गोलियों का पहला बैच तैयार हो चुका है। ऊर्जावर्धक और शरीर को मजबूत बनाने वाली दोनों तरह की गोलियां तैयार की जा चुकी थीं। रसायन शास्त्री की कुशलता भले ही परिपूर्ण न हो, लेकिन माइकल एक नज़र में ही समझ गया कि दोनों गोलियां असाधारण थीं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उनसे निकलने वाली ऊर्जा से भरपूर और शक्तिशाली गंध सामान्य ऊर्जा गोलियों की हल्की गंध से कई गुना अधिक तीव्र थी।
ऊर्जावर्धक गोली सफेद रंग की थी और उसकी सतह चिकनी और चमकदार थी। ये संगमरमर के एक टुकड़े जैसी लग रही थी जिसे कई घंटों तक घिसकर पॉलिश किया गया हो। माइकल के हाथ में मौजूद गोली से एक ऐसी ठंडक निकल रही थी जिसमें अपार ऊर्जा समाहित थी। मुझे कुछ ऐसे बक्से खरीदने चाहिए जिन पर एकदम सटीक मुहर लगी हो। माइकल ने ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली को धीरे धीरे रिसते हुए देखा, जिसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी। एक बार में बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं निकल रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली अपनी असाधारण शक्ति और प्रभाव खो देगी। माइकल का ध्यान भाप निकलती लाल गोली पर गया। ये शरीर को मजबूत करने वाली गोली थी जिससे तीव्र गर्मी निकल रही थी। गोली को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि सेवन और पाचन के बाद कुछ असुविधा हो सकती थी। लेकिन चिलचिलाती गर्मी की असहनीयता से बचने के बजाय माइकल प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ा, जहां उसने एक सफेद और एक लाल गोली खाए। गोलियां उसके मुंह में घुल गईं और माइकल ने उन्हें तुरंत निगल लिया। पेट में गोलियों का पाचन शुरू होते ही लगभग तुरंत ही माइकल को अपने शरीर में एक ठंडी आभा और गर्मी की लहर फैलती हुई महसूस हुई। बर्फीली आभा उसके पूरे शरीर में फैल गई, हर नस तक पहुंच गई। ये बर्फीली आभा उसकी त्वचा पर भी फैल गई, फिर भी उसके शरीर से बाहर नहीं निकली। यह उसके भीतर ही रही और ऊर्जा पोषण गोली की परत दर परत तेजी से पाचन क्रिया के माध्यम से हटती गई, जिससे ये लहरों के रूप में फैलती रही। हर लहर के साथ उसके शरीर में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ती गई, जिससे माइकल का शरीर पूरी तरह भर गया। कितनी ऊर्जा है! माइकल ने अपनी हड्डियों, नसों और मांसपेशियों में फैलने वाली और फिर अस्थि मज्जा में समा जाने वाली भीषण गर्मी की लहरों को सहन करने की कोशिश करते हुए कहा। शरीर को मजबूत करने वाली गोली का असर माइकल के पूरे शरीर पर पड़ रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर कोशिका में खुजली और गर्मी होने लगी हो और शरीर को मजबूत करने वाली गोली से निकलने वाली हर अतिरिक्त गर्मी के साथ यह खुजली और भी बढ़ती जा रही थी। भीषण गर्मी की लहरों से होने वाली असुविधा काफी अधिक थी और आम लोगों के लिए इसे सहन करना बहुत मुश्किल था। हालांकि उसके शरीर के हर हिस्से में व्याप्त बर्फीली आभा ने उसके शरीर में फैल रही गर्मी को कम कर दिया, साथ ही उसके पूरे शरीर में हो रही खुजली को भी काफी हद तक कम कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो शरीर को मजबूत करने वाली गोली और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली का असर एक दूसरे का पूरक हो। माइकल को पक्का पता नहीं था कि उनके आपस में टकराने पर उनका असर कम होगा या नहीं, लेकिन ये बात वह बाद में पता लगा सकता था। फिलहाल माइकल ठंडी आभा, लू और खुजली से ज्यादा प्रभावित हुए बिना स्पष्ट रूप से सोच पा रहा था। इससे उसके लिए अपना रुख बदलना और पवित्र सुधार का अभ्यास शुरू करना बहुत आसान हो गया। पवित्र सुधार एक ऐसी शारीरिक परिष्करण तकनीक थी जिसमें ऊर्जा वाहिकाओं, मांसपेशियों, मांस आदि को उत्तेजित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों और मूल ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, ताकि दोषपूर्ण शरीरों को पूर्णता के शिखर तक सटीक रूप से परिष्कृत किया जा सके। कम से कम तकनीक के विवरण में तो यही कहा गया था। माइकल को पूरा यकीन था कि इस तकनीक से परिपूर्ण शरीर बनाना नामुमकिन है। फिर भी पवित्र सुधार सेक्रेड रेक्टिफिकेशन ने उसके शरीर को तेजी से बढ़ने और संचित पोषक तत्वों और ऊर्जा का उपयोग करके उसके शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ उसे सुडौल बनाने में मदद की। चूंकि माइकल ने पहले ही अपने शरीर को पवित्र सुधार तकनीक के दूसरे चरण तक परिष्कृत कर लिया था, इसलिए शरीर को परिष्कृत करने की तकनीक ने केवल उसके शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा और पोषक तत्वों का उपयोग करके उसके पूर्ववत शारीरिक बनावट को पुनः प्राप्त कर लिया। पवित्र सुधार का अभ्यास करते समय माइकल ने तुरंत महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में खुजली और गर्मी बढ़ गई है। सामान्य परिस्थितियों में शरीर को मजबूत करने पर ऐसा लगता था जैसे उसकी मांसपेशियों और मांस पर कीड़े रेंग रहे हों। हालांकि शरीर को मजबूत करने वाली गोली के चमत्कारी प्रभाव और उच्च शक्ति के कारण ये प्रभाव कई गुना बढ़ गया था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और जब माइकल रुका तब तक शाम हो चुकी थी। उसे पता भी नहीं चला और कई घंटे बीत चुके थे और पसीने से भीगे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बुरी तरह थका हुआ था और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी माइकल को जिंदा होने का एहसास हो रहा था। यह एक अच्छा एहसास था जिसे वह अब से अक्सर महसूस करना चाहता था। जिंदा रहना बहुत अच्छा था। जीवन भले ही भयावह अनुभवों और कई बुरी यादों से भरा हो, लेकिन माइकल उस तरह का इंसान था जो बुरी यादों की तुलना में अच्छी यादों को ज्यादा आसानी से याद कर लेता था। थकावट से चूर होकर जमीन पर बैठते हुए माइकल को वे दिन याद आए जब वह अपने भाई के साथ कसरत करता था, उस समय जब वह अभी तक जागृत नहीं हुआ था।
उसके बाद वह हमेशा अकेले कसरत करता था, या कालेब और फ्रेडरिक को अपने साथ लिमिट ब्रेकर कोर्स में शामिल होने के लिए मजबूर करने के बाद उनके साथ कसरत करता था। उनके साथ उनकी दोस्ती की शुरुआत थोड़ी मुश्किल भरी रही, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए। यहाँ तक कि उस बर्बर जोड़े का बुरा स्वभाव भी समय के साथ सुधर गया। उन्हें कुछ बार पीटने से ही उन्हें अक्ल आ गई। दूसरों के बारे में और मजबूत बनने के लिए सभी के अथक प्रयासों के बारे में सोचते हुए माइकल को पता था कि सैफायर एक मिलिट्री अकादमी में शामिल होना एक अच्छा निर्णय था। वह कुछ घिनौनी साजिशों में फंस गया होगा, लेकिन ऐसा होना तो तय था। समय ठीक नहीं था, लेकिन माइकल ने इससे बहुत कुछ सीखा। इस बार माइकल ने यह भी सीखा कि उसके पास भरोसा करने के लिए कई लोग हैं और वह अकेला नहीं है। बर्बर दंपति ने लड़ाई को रिकॉर्ड कर लिया था। एलिस ने मूल वीडियो फाइल को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके रिकॉर्ड को संपादित करके स्टारनेट पर जारी कर दिया गया। बर्बर दंपति ने वीडियो को इस तरह संपादित किया कि स्पष्ट रूप से ये दिखाया जा सके कि माइकल को धमकाया गया था और वह निर्दोष था, जिससे उन्हें जनता की सहानुभूति और दया प्राप्त हुई। माइकल जनता की सहानुभूति नहीं चाहता था, लेकिन वह समझ गया था कि बर्बर दंपति का इरादा अच्छा था। यह माइकल को उसके युद्ध प्रतीक को खोने से बचाने का एक तरीका था, जो कि जागृत व्यक्ति को मिलने वाली सबसे बुरी सजाओं में से एक थी। अधिकांश जागृतों के लिए युद्ध प्रतीक खोने से बेहतर तो मृत्यु ही होती। यही एकमात्र साधन था जिससे वे जहां भी जाते उच्च कोटि का अलौकिक प्राणी बन पाते। जागृत होना, चाहे वह साहसी हो या स्वामी, इसका अर्थ था कि व्यक्ति की हैसियत 90% से अधिक मानव जाति से कहीं ऊपर थी। युद्ध प्रतीक से प्राप्त प्रतिष्ठा और संचित शक्ति को खोने से अधिकांश पूर्व जागृत लोग पागल हो जाते थे। सत्ता की लालसा और भारी हानि का एहसास उन्हें हफ्तों, महीनों या वर्षों तक पीड़ा सहने के बाद मृत्यु के घाट उतार देता था। माइकल ने अपराधी अवेकेंड के बारे में कुछ कहानियां सुनी, ऐसे लोग जिन्होंने सत्ता और अपार धन के बदले अन्य जातियों के प्रति वफादारी जताने के लिए मानवता के साथ विश्वासघात किया था। उनमें से कुछ को पूछताछ के बाद पकड़ लिया गया था और उनके वॉरून छीन लिए गए थे, क्योंकि पूछताछ में उन गद्दार संगठनों के आपराधिक सदस्यों के गंदे रहस्यों का खुलासा हुआ था, जिन्हें मानवता की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बनाया गया था, और मानव जाति, बरसेर्कर्स और वॉलॉक सेंटोस के बीच संबंधों का भी पता चला था। माइकल बस इतना ही कह सका कि उसने जो वीडियो देखे थे वे भयावह थे। वे इस बात का स्पष्ट उदाहरण थे कि मानव जाति के गद्दारों का क्या होगा। उनका युद्ध चिन्ह छीन लिया जाएगा और वे पागल हो जाएंगे। ऊर्जा। जेक लाविटा और लिंकन पेड्रा बर्बर दंपति से थोड़े अलग थे। उच्च कुलीन परिवार के वंशज होने के नाते उन पर कुछ जिम्मेदारियां थीं, और वे माइकल जैसे किसी अनजान व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकते थे। आखिरकार उनके कार्यों पर उनके परिवार और अन्य परिवारों के मुखबिरों की कड़ी नजर रहती थी। माइकल थोड़ा उलझन में था, क्योंकि लविता और पेड्रा परिवार ने उसकी सजा में दखल दिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने उसकी मदद के लिए अपने परिवार से बात की थी। एलिस ने बताया कि पेड्रा और लविता परिवार ने उसकी सजा में हस्तक्षेप किया था। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मानवता की भलाई के लिए पुण्य कमाने के लिए उसे अंतरआयामी ध्वज युद्ध में शामिल होना होगा। हालांकि ऐसा लग सकता है कि उन्होंने उसे मौत के करीब धकेलने की कोशिश की, लेकिन माइकल को लगा कि उनकी रणनीति की तुलना सभी पक्षों को खुश करने के साधन के रूप में करना आसान था, जिसमें माइकल के बारे में उनकी जिज्ञासा भी शामिल थी। माइकल को अभी तक ग्रेटर नोबल्स के बारे में, खासकर लिंकन और जीक के परिवारों के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें अपने आसपास पाकर वह खुश था। वे सशक्त और दिलचस्प लोग थे। अंत में कालेब और एलिस जेनोविया भी थे। उन्होंने उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, भले ही इससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता था। माइकल ने इस बात को हल्के में नहीं लिया। उनके कार्यों की वजह से ही वह इतनी जल्दी होश में आ सका। उसे फिर से ताकतवर बनने, अपने दोस्तों के साथ लड़ने और कुछ हफ्तों से खोई हुई स्पष्टता को वापस पाने की प्रेरणा मिली। उसके दुख और पीड़ा ने उसे यह भुला दिया था कि क्या महत्वपूर्ण है और किन चीजों पर उसे ध्यान देना चाहिए। उसने न सिर्फ अपने शरीर की बल्कि अपने क्षेत्र की भी कई हफ्तों तक उपेक्षा की। अगर डैनियल को इन सब बातों का पता होता तो वह उससे निराश होता। कुछ समय के लिए खोई हुई स्पष्टता और प्रेरणा को पुनः प्राप्त करते हुए माइकल ने खुद को नए जोश के साथ शुरुआती लाइन पर पाया। जमीन पर लेटे हुए माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। वह पुराने, ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों की छतरी को खाली निगाहों से देखता रहा और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस पड़ा। सोचो, मेरा अंत ऐसा होगा। किसने सोचा होगा कि मेरी जिंदगी इतनी खराब हो जाएगी? माइकल ने मन ही मन सोचा। शारीरिक रूप से अत्यधिक थका देने के बाद उसका दिमाग थोड़ा उलझन में था।
उसके शरीर को और अधिक पोषक तत्वों और ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन माइकल हिला तक नहीं। इसके बजाय उसने अपने रोमछिद्रों को खुला रखा ताकि वह अपने आसपास की घनी ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से अवशोषित कर सके। उसने आज दोपहर ग्रिल किए गए मांस के कुछ टुकड़े उठाए और जमीन पर लेटे लेटे ही उन्हें खाने लगा। बैटल एक्सचेंज और इंटरडायमेंशनल फ्लैग वॉर की वजह से माइकल को तनाव होना चाहिए था, लेकिन उसे अपने शरीर पर जरा सा भी दबाव महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे मानो अनंत काल बाद पहली बार अजीब तरह की आज़ादी और मुक्ति का एहसास हुआ। माइकल इस भावना को ठीक से समझा नहीं सका और अपने भाई की मृत्यु के बाद ऐसा महसूस करने पर उसे थोड़ा अपराधबोध भी हुआ, लेकिन वह स्वयं से संतुष्ट था। उसने लंबे समय बाद पहली बार कुछ बेहतरीन दोस्त बनाए थे और उसका इलाका तेजी से विकसित हुआ। उसकी सेना तेजी से बढ़ेगी और स्टाले समन्स, जो अपने खाली समय में विभिन्न हथियारों का अभ्यास कर रहे थे, आखिरकार वह मौका हासिल कर लेंगे जिसका वे पिछले कुछ हफ्तों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वॉरियर एनलाइटनमेंट पोशन का उपयोग करके उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और एक स्टार वॉरियर बनने का अवसर मिलेगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह उन्हें और अधिक शक्तिशाली और उपयोगी बनने का मौका देगा। यह उन लोगों के लिए एक अवसर था जो खुद को बेकार समझते थे, ताकि वे अपना महत्व और आत्मसम्मान प्राप्त कर सकें, चाहे वह स्वयं के लिए हो या दूसरों की नज़रों में। शायद हम जल्द ही ऊर्जावर्धक गोलियों और शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकें। एक बार ऐसा हो जाने पर मेरी छोटी सी सेना भी खूंखार राक्षसों से भरी जगह में बदल जाएगी। जंगल अभियान से निपटना तो बहुत आसान हो जाएगा, माइकल ने हल्के से मुस्कुराते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसने अनुमान लगाया कि ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली साधारण ऊर्जा गोलियों से 10 गुना अधिक प्रभावी थी। ये वाकई असाधारण था। शरीर को मजबूत करने वाली गोली भी ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली जितनी ही प्रभावी थी। हालांकि माइकल ने कभी किसी अन्य प्रकार की शरीर को मजबूत करने वाली गोली का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उसके पास तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वह बता सकता था कि यह उससे भी अधिक मूल्यवान थी। आखिरकार शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियां बाजार में बेहद दुर्लभ थीं। साधारण गोलियों के नुस्खे मिलना तो मुश्किल था ही, साथ ही इन्हें बनाना भी काफी कठिन था। इनके गुण और दुर्लभता के कारण इनकी सामग्री मूल्यवान थी और इन्हें संसाधित करना भी मुश्किल था, जिससे इनका मूल्य और भी बढ़ जाता था। अपने रसायन शास्त्रियों द्वारा सभी औषधियों और गोलियों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों और दुर्लभ जड़ी बूटियों को उगाना माइकल के लिए अपने क्षेत्र और सेना को मजबूत करने में लगने वाले खर्च को कम करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। ये सामग्रियां लगभग मुफ्त थीं क्योंकि माइकल ने अधिकांश सामग्रियों के लिए पौधे और बीज पहले ही एकत्र कर लिए थे। ये सब लॉर्ड रिफ्ट की कृपा से संभव हुआ था। फिर भी माइकल को अभी भी कई संसाधन जुटाने बाकी थे। वह अपने क्षेत्र के विकास को अगले स्तर पर ले जाना चाहता था और नए औषधियों और गोलियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। आखिरकार उसकी सेना जितनी मजबूत होगी, उतनी ही कम संभावना होगी कि जब जेंटिका साम्राज्य एंटेम जंगल और माइकल के खिलाफ अपना अगला कदम उठाएगा तो उन्हें कोई समस्या होगी। अगर कम दक्षता के साथ तैयार की गई ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली और शरीर को मजबूत करने वाली गोली इतनी असरदार है, तो मुझे आश्चर्य है कि रसायन शास्त्री की दक्षता बढ़ने पर इन गोलियों का असर कितना अधिक होगा। माइकल ने आश्चर्य और उत्साह के साथ खुद को देखते हुए बुदबुदाया। शरीर को मजबूत करने वाली गोली के शक्तिशाली प्रभाव और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली में निहित प्रचुर मात्रा को देखते हुए माइकल को पूरा विश्वास था कि वह 2 दिनों में अपनी कमजोर शारीरिक स्थिति से उबर जाएगा, बशर्ते वह मूल ऊर्जा और चमत्कारी शरीर को मजबूत करने वाली गोली के अलावा अन्य पर्याप्त पोषक तत्वों से अपने शरीर की पूर्ति करता रहे, तो माइकल संभवतः अपने शरीर को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना लेगा। उसके पास सीजुरियम मेंटा मन शोधन तकनीक का अभ्यास करने के लिए भी पर्याप्त समय हो सकता है। ऊर्जावर्धक गोली में इतनी ऊर्जा थी कि वह बिना रुके कुछ घंटों तक सीजुरियम मेंटा का अभ्यास कर सकता था। फिर भी ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों का इस्तेमाल दूसरों के लिए करना बेहतर होता। माइकल इनका प्रभावी ढंग से उपयोग केवल अपने शरीर या मन को परिष्कृत करने के लिए कर सकता था। केवल ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों के इस्तेमाल से अपने युद्ध चिन्ह को परिष्कृत करना बहुत महंगा और अप्रभावी होता। आखिरकार उसके युद्ध चिन्ह को अन्य जागृत लोगों की तुलना में परिष्करण के लिए बहुत अधिक मूल ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। अन्य जागृत प्राणियों की तुलना में उससे अधिक मूल ऊर्जा की आवश्यकता होने का कारण भी काफी सरल था। सोलेट्रेड की स्टार रेटिंग और वॉर रून के साथ जुड़े सोलेट्रेड्स की संख्या ही आपके वॉर रून को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक मूल ऊर्जा की मात्रा निर्धारित करती थी।
इस तथ्य के बारे में बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि अधिकांश जागृत लोगों के पास 5 सितारों से कम वाला केवल एक ही सोलर ट्रेट होता था, लेकिन माइकल ने इसे काफी समय पहले ही देख लिया था। अपने वॉर रून के साथ और अधिक सोलर ट्रेट्स को मिलाने के बाद माइकल ने सबसे पहले अपने वॉर रून की परिष्करण डिग्री में भारी कमी महसूस की, लेकिन उसने शुरू में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माइकल ने बस यही सोचा कि एक नए सोलर ट्रेट को मिलाने के लिए काफी मात्रा में मूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि इसमें कुछ सच्चाई थी, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं थी। पूरी सच्चाई ये थी कि जंगल अभियान के साथ युद्ध के बाद माइकल की वॉर रून रिफाइनमेंट डिग्री काफी समय तक स्थिर रही थी, खासकर एक्सट्रैक्शन को 6 स्टार सोलर ट्रेट में अपग्रेड किए जाने के बाद। 4 या उससे अधिक सितारों वाले कई सोलर ट्रेट्स होने के कारण उसके वॉर रून को ठीक से परिष्कृत करने के लिए कई गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। उसके वॉर रून में सुधार के साथ साथ उसके सोलर ट्रेट्स भी मजबूत होते गए। वे दोनों एक ही थे। इस प्रकार माइकल को जहां अधिकांश लोगों की कल्पना से परे कई सोलर ट्रेट्स प्राप्त करने के कारण अनेक लाभ मिले, वहीं सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसे अपने टियर 2 वॉर रून को निम्नतम स्तर से निम्न स्तर तक परिष्कृत करने के लिए उतनी मूल ऊर्जा की आवश्यकता थी जितनी कि कुछ जागृत लोगों को अपने वॉर रून को टियर 2 से टियर 3 तक परिष्कृत करने के लिए आवश्यक होती है। बेशक यह उसका केवल एक मोटा अनुमान था और ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे वह अभी तक साबित कर सके, लेकिन जिस गति से उसके युद्ध प्रतीक को परिष्कृत किया गया, वह उसके सिद्धांत के पीछे की सच्चाई के बारे में बहुत कुछ कहती है। भले ही उसकी रैंक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की सटीक मात्रा अभी तक निर्धारित नहीं की गई थी। लिंकन, ज़ीक और कालेब जैसे उच्च श्रेणी के सोल ट्रेट्स वाले अधिकांश जागृत प्राणियों के लिए मूल ऊर्जा की बढ़ी हुई आवश्यकता को उच्च गुणवत्ता वाले औषधियों और एनर्जी नरिशिंग पिल जैसी गोलियों जैसे सप्लीमेंट्स में भारी धन निवेश करके पूरा किया जा सकता था। हालांकि माइकल को किसी सर्वोच्च परिवार या महान कुलीनों का समर्थन प्राप्त नहीं था। वह अपनी संपत्ति को अपनी प्रजा पर खर्च करके अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करना अधिक पसंद करता था। अधिक लड़ाकों का मतलब था कि अधिक राक्षसों का शिकार किया जा सकता था, और अधिक शिकार किए गए राक्षसों का मतलब था कि माइकल को ऊर्जा के अधिक हिस्से प्राप्त होंगे। इसके बावजूद माइकल को यह अच्छी तरह पता था कि उसे अपने वॉर रून को निखारने और उसे अगले स्तर तक अपग्रेड करने में दूसरों से कहीं अधिक समय लगेगा। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार उसके सोलर ट्रेट्स युद्ध के लिए एकदम उपयुक्त थे, जिससे वह अपने से उच्च रैंक के दुश्मनों को भी आसानी से हरा सकता था। ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों और शरीर को मजबूत करने वाली गोलियों का उपयोग करके माइकल अपने दिमाग और शरीर को चरम सीमा तक निखार सकता था, साथ ही साथ ऊर्जा शेयरों पर भरोसा करते हुए अपने युद्ध प्रतीक को भी निखार सकता था। भले ही अगले स्तर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगे, लेकिन माइकल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत समय बीतने और उसकी रैंक बढ़ने के साथ साथ उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि ही होगी। प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच कुछ देर लेटने के बाद माइकल उठा और अपने कमरे में वापस चला गया। उसने हाथ मुंह धोया और अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश की। उसके मन में बहुत सारे विचार कौंध रहे थे, जो हर बार सोने से पहले उसकी नींद तोड़ देते थे। सैफायर एक मिलिट्री अकादमी से बैटल एक्सचेंज के प्रतिभागियों को बैठक स्थल पर लाने के लिए अंतरिक्ष यान के रवाना होने से पहले माइकल के पास ओरिजिन एक्सपेंस में 5 दिन बचे थे। इसका मतलब था कि माइकल के पास फ्रेशमैन रैंकिन को चुनौती देने से पहले कम से कम 3 दिन और थे। पहले तो उसे लगा कि अपनी कमजोरी से उबरने के लिए इतना समय काफी नहीं होगा, लेकिन शरीर को मजबूत करने वाली गोली और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के बाद उसका विचार बदल गया। अब माइकल को पूरा यकीन है कि उसके पास ठीक होने के लिए पर्याप्त से ज्यादा समय है और कुछ अतिरिक्त खाली समय भी है जिसका उपयोग वह अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकता है। माइकल को कुछ देर के लिए नींद आ गई। वह सूरज की पहली किरणों के साथ जागा जो विशाल जंगल के पेड़ों की छतरी से छनकर आ रही थी, और वह बहुत ही उत्साहित महसूस करते हुए उठा। उसने शरीर को मजबूत करने वाली गोली और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली का सेवन किया और पवित्र सुधार का अभ्यास शुरू किया। उसका अभ्यास 2 घंटे से अधिक नहीं चला, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक थे। माइकल पसीने के एक छोटे से पोखर में जमीन पर लेटा हुआ था और आसपास की वातावरणीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा था। कुछ मिनट आराम करने के बाद वह फिर से उठ खड़ा हुआ। दोपहर के भोजन के बाद मैं दूसरे सेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा। शाम को मेरा तीसरा सेशन होगा और कल और परसों 6 और सेशन होंगे। यह मेरे शरीर को ठीक करने के लिए निश्चित रूप से काफी है। माइकल ने सिर हिलाते हुए अपनी बात समाप्त की। वह विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसे बहुत देर बाद एहसास हुआ कि उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। उसे बहुत भूख लगी थी और उसे और पोषण की सख्त जरूरत थी।
लेकिन वह पसीने से भीगा हुआ था और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। इसलिए उसने अपने पूरे शरीर में फैल रही पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए खुद को चलने के लिए मजबूर किया और बाथरूम चला गया। नहाने के बाद वह लकड़ी के बने उस आलीशान घर से निकलकर प्रशिक्षण मैदान के पास बने खुले शौचालय में चला गया। अनटेम जंगल के मध्य क्षेत्र में ऐसे स्थान बहुत कम थे जहां वनस्पति न के बराबर या न के बराबर हो। बाहरी घेरे की तरह यहां कोई साफ सफाई नहीं थी। यह थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं थी। माइकल और उसके साथियों ने विशाल वृक्षों के तनों के चारों ओर संरचनाएं बनाने से पहले ही अधिकांश झाड़ियों और अन्य बाधाओं को हटा दिया था। स्पष्ट रूप से कहें तो माइकल और अन्य लोगों ने अधिकांश निर्माणों को सुदृढ़ बनाने के लिए पेड़ों के तनों का उपयोग किया। इस तरह पेड़ों के तनों को बाधा नहीं बल्कि इमारतों का हिस्सा माना गया, जो हर जगह दिखाई देते थे। माइकल जानता था कि उसे बहुत काम करना है, खासकर उन पेड़ों को हटाना जो दूसरे पेड़ों के विकास में बाधा डालते थे, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि माइकल की तकनीक उसके क्षेत्र के भीतरी हिस्से में अद्भुत काम कर रही थी। माइकल की तकनीक ने बहुत पहले ही उसके क्षेत्र में मौजूद हर उस चीज को हटा दिया था जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वे जिन जंगली पेड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे वे स्वस्थ और सबसे टिकाऊ थे। चूंकि हम क्षेत्र का विस्तार करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे सबसे बाहरी वृक्षगृहों के निकट स्थित इन अवरोधक पेड़ों को हटाने पर ध्यान देना चाहिए। जितने अधिक लड़ाकों को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए जगह मिलेगी, शिकार के परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। इसका अर्थ है अधिक सम्मनिंग स्क्रॉल और अधिक सम्मन। माइकल लकड़ी की मेज पर बैठते हुए, हाथों में कई प्लेटें संभाले हुए, अपनी मानसिक कार्यसूची में एक और काम जोड़ रहा था। जैसे ही उसने अपने सामने रखे स्वादिष्ट भोजन को खाना शुरू किया, माइकल का दिमाग एक बार फिर से विचारों से भर गया। वह सोचने लगा कि लॉर्ड रिफ्ट से लौटने के बाद वह क्या क्या करेगा और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करने का तरीका सोचने लगा। दुर्भाग्य से लॉर्ड रिफ्ट से लौटने के बाद स्थिति अनुकूल नहीं थी। इसका मतलब था कि माइकल के पास बहुत सारा अधूरा काम था। अच्छी बात है कि बैटल एक्सचेंज के मीटिंग पॉइंट तक जाने में कुछ दिन लगेंगे। इससे मुझे पिछले कुछ हफ्तों में छूटे हुए कामों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। पहली बार खाना खत्म करने के बाद माइकल अपनी प्लेटें फिर से भरवाने के लिए 3 बार रसोइयों के पास लौटा। माइकल खुद भी थोड़ा हैरान था कि उसे कितनी भूख लगी थी, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उसके पेट में जाने वाला पोषण उसकी भूखी कोशिकाओं को पोषण देने में जल्दी ही इस्तेमाल हो रहा था। शरीर को मजबूत करने वाली गोली और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली का उत्तेजक और अभ्यास को गति देने वाले साधन के रूप में उपयोग करते हुए 2 बार पवित्र सुधार का अभ्यास करने से उसका शरीर और अधिक भोजन और पोषण के लिए तरसने लगा, चाहे उसने कितना भी खाया हो। माइकल ने अपने शरीर की बात सुनी और पेट भरकर खाया। उसके बाद उसने अपने इलाके में हुए बदलावों को देखने के लिए थोड़ी देर सैर की। उसे मिलने वाली दैनिक रिपोर्टें संक्षिप्त और अच्छी थीं, लेकिन उनसे उसे अपने क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती थी। दस्तावेज को देखकर काम करने और स्वयं हर चीज का अवलोकन करने में बहुत बड़ा अंतर था। उसके क्षेत्र की रूपरेखा काफी सरल थी, जो एक विशाल मकड़ी के जाले की संरचना का अनुसरण करती थी। केंद्र एक चहल पहल वाला स्थान था जहां लकड़ी का महल, सम्मनिंग गेट और मुख्य गोदाम स्थित थे। इसके अलावा अधिकांश स्थान नागरिकों के लिए बैठक स्थल बनाने में प्रयुक्त होता था। वहां एक विशाल पब, एक खेल का मैदान और कई अन्य संरचनाएं थीं जो चंदवा पुलों तक जाती थीं, जो केंद्र को क्षेत्र के हर हिस्से से जोड़ते थे। इन चंदवा पुलों की तुलना मकड़ी के जाले के रेशमी धागों से की जा सकती है। मुख्य चंदवा पुल कई किलोमीटर की दूरी तक सीधी रेखाओं में बने थे। केंद्र को कुल 16 मुख्य चंदवा पुलों से जोड़ा गया था, जो सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित थे। ये मुख्य चंदवा पुल गलियों में बने चंदवा पुलों के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिससे एक गोलाकार पैटर्न बनता था जो एक विशाल, सक्रिय मकड़ी के जाले जैसा दिखता था। गलियों में बने चंदवादार पुल अक्सर ऊपर नीचे होते रहते थे और दूसरे चंदवादार पुलों से जुड़ते थे जो सीधे वृक्षगृह परिसरों और माइकल के क्षेत्र में हर जगह पाए जाने वाले ऊंचे वृक्षगृहों तक ले जाते थे। ऊंचे वृक्षगृहों और वृक्षगृह परिसरों का घनत्व क्षेत्र के केंद्र के पास थोड़ा अधिक था, लेकिन क्षेत्र के केंद्र से दूर जाने पर यह काफी कम हो जाता था। लगभग 2000 से कुछ अधिक ऊंचे वृक्षगृह और लगभग 6500 वृक्षगृह परिसर। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हम इतनी दूर आ गए हैं। माइकल अपने इलाके में टहलते हुए मन ही मन सोच रहा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ऊपर देखते हुए उसे कई वृक्ष मकानों की नींव दिखाई दी और उसे यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि उन्होंने इतने सारे विशाल वृक्ष मकान बनाए थे। अधिकांश क्षेत्रों के विपरीत माइकल ने अपने लोगों के लिए पर्याप्त रहने की जगह उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया।
उसने उन्हें पेड़ों पर ऊंचाई पर बहुत सारी जगह देने की कोशिश की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी प्रजा क्षेत्र के केंद्र से बहुत दूर न हो। आखिरकार ये काफी समस्याग्रस्त होता अगर उसका क्षेत्र दसियों किलोमीटर में फैला होता और हर चीज और हर किसी की रक्षा के लिए 2000 से कम सैनिक होते। इस प्रकार जमीन का उपयोग खेतों, बगीचों, जादूगरों के ठिकानों, रसायन विद्या केंद्रों, गोदामों, स्कूलों, कुओं, पुस्तकालयों, प्रशिक्षण मैदानों, बैरकों, राक्षस फॉर्मों, चिकित्सा केंद्रों और बहुत कुछ के लिए किया जाता था, जबकि जमीन के ऊपर की हर चीज नागरिकों की थी, सटीक रूप से कहें तो उनके घर। इतनी ऊंचाई पर रहना अधिकांश मनुष्यों के लिए एक नया अनुभव था, लेकिन वे आसानी से इस बदलाव के अनुकूल हो गए। नीचे उतरने के पर्याप्त तरीके थे, चाहे वे पेड़ों की शाखाओं पर बने पुलों का उपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंचे या फिर हर ट्री हाउस के निर्माण में शामिल सीढ़ियों का उपयोग करें। माइकल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका इलाका कितना विशाल हो चुका है। लिखित रिपोर्टों में तो सिर्फ आंकड़े ही दिए गए थे, लेकिन अब जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा तब उसे इस बात का एहसास हुआ। वह जहां भी जाता उसे अपने कुछ अनुयायी नजर आते। ज्यादातर तो अभी अभी जागे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो प्रशिक्षण मैदान से दूर जाकर भारी लकड़ी की छड़ियों का इस्तेमाल तलवारों और भालों की जगह कर रहे थे। जब भी उनकी प्रजा उन्हें देखती तो वे उनका अत्यधिक विनम्रतापूर्वक अभिवादन करते। अपने स्वामी को अपने राज्य के केंद्र से इतनी दूर टहलते देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। इससे माइकल को बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। उसने स्टालेस समन्स के पास जाने का फैसला किया, जो प्रशिक्षण मैदान से बहुत दूर प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्हें कुंद प्रशिक्षण हथियार सौंपे और उन पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तुम्हें प्रशिक्षण मैदान का इस्तेमाल करने की इजाजत है। दरअसल हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे तुम आधिकारिक योद्धा न भी हो। तुम्हारी स्टार रेटिंग मायने नहीं रखती, माइकल ने अपने सामने खड़े युवक की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, और आगे बोला, तुम अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि प्रशिक्षण मैदान का इस्तेमाल करने की इजाजत हर किसी को है। दरअसल मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सबसे मेहनती लोगों को योद्धा बनने का मौका मिले। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्रजाजनों को योद्धा ज्ञानवर्धक औषधि के बारे में कैसे बताए, कहीं उनके बीच युद्ध न छिड़ जाए। लेकिन प्रशिक्षण मैदान के बाहर कई ताराहीन सम्मनों को अभ्यास करते देख उसकी सोच बदल गई। यहां तक कि रिपोर्टों में भी यह नहीं बताया गया था कि इतने सारे ताराहीन सम्मन अपने खाली समय में, वह भी भोर में, अभ्यास कर रहे हैं। वे काम पर जाने से पहले ज्ञान प्राप्ति की आशा में व्यायाम करते थे। इसलिए माइकल ने सभी को उस प्रशिक्षण मैदान में प्रशिक्षण लेने की अनुमति देने का विकल्प चुना, जहां सबसे होनहार और मेहनती स्टालेस समन्स को रिकॉर्ड किया जा सके। अगर हम सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों की एक फाइल बना लें, तो एक निश्चित सीमा पार करने पर हम उन्हें पुरस्कृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर परिचारकों ने उनकी कड़ी मेहनत और मजबूत होने के प्रयासों को कई बार, मान लीजिए 5 या 10 बार देखा, तो उन्हें एक योद्धा ज्ञानवर्धक औषधि प्राप्त होगी। माइकल को लगा कि यह एक अच्छा विचार है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि उसका स्टालेस समन्स और भी अधिक प्रभावी ढंग से काम करे। यह एक स्पष्ट संकेत था कि माइकल मेहनती लोगों का पक्षधर था, और वह उन सभी को पुरस्कृत करने में कंजूसी नहीं करता था जो मजबूत बनने और क्षेत्र तथा अपने स्वामी के लिए अधिक उपयोगी होने के लिए अथक परिश्रम करते थे। खुद से संतुष्ट होकर माइकल ने अपना ध्यान एक दूसरी समस्या पर केंद्रित किया, भोजन और पानी की आपूर्ति। जल तत्व के जादूगर ने पानी के बैरल भरने और भूमिगत जल स्रोतों की खोज करने में काफी मदद की थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। उनके क्षेत्र के आसपास भूमिगत जल के स्रोत बहुत अधिक नहीं थे और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। लगभग 40,000 लोगों को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि ठीक से जीवन जीने के लिए पर्याप्त पानी और भोजन प्राप्त करना था। यदि माइकल ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उनकी वफादारी के बंधन और मजबूत हो और उसकी प्रजा बिना किसी समस्या के सुखमय जीवन व्यतीत करे, तो उसे अब तक खोदे गए कुछ कुओं से बेहतर समाधान सोचना होगा। फिलहाल कुएं काफी अच्छे रहेंगे, खासकर जब जल तत्व का जादूगर अधिक जल स्रोतों की तलाश कर रहा हो, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं था। खाने पीने की बात करें तो माइकल जानता था कि उनके गोदामों में पर्याप्त मात्रा में मांस जमा है। फिर भी दिन भर मांस खाना भी सेहतमंद आहार नहीं था। ऐसा लगता है कि मुझे दवाइयों और गोलियों के लिए और अधिक सामग्री उगाने के लिए जमीन के हर टुकड़े का उपयोग करने के बजाय क्षेत्र के एक हिस्से को उचित कृषि भूमि में बदलना होगा, माइकल ने धीरे से बुदबुदाया। लगता है अब किसान बनने का समय आ गया है। अपडेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।